कवाक्ष में आप सभी का स्वागत है। आज कवि कुंवर नारायण की कविता के बहाने कविता को समझेंगे। कविता के बहाने कविता कवि कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। वर्तमान समय यंत्रों का समय है। इसी को लेकर साहित्य जगत में शंका उत्पन्न होती है कि इस वर्तमान समय के यांत्रिकता के दबाव में क्या कविता का अस्तित्व रह पाएगा। कविता के अस्तित्व पर उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए कवि ने इस कविता में यह स्पष्ट किया है कि कविता के अस्तित्व पर शंका करना व्यर्थ है। इसका विस्तार अनंत है, क्योंकि इसमें जड़ चेतन भूत वर्तमान भविष्य सभी कुछ समाहित है। शुरू करते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ने की क्षमता से करते हुए कहा है कि जिस प्रकार चिड़िया आकाश में अपने पंखों से उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता भी कवि के हृदय में उत्पन्न विचारों की, भावनाओं की उड़ान है, जिस पर कल्पना के पंख लगे होते हैं। अर्थात कवि की कविता में व्यक्त विचारों में कई प्रकार की कल्पनाएं होती हैं, जिसे यहाँ कविता की उड़ान कहा गया है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन इस तुलना की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए कवि ने कहा है कि उड़ान तो दोनों भरते हैं, लेकिन दोनों की उड़ान की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि कविता की उड़ान के विस्तार को चिड़िया नहीं जान सकती। वह तो उसकी अनुभूति भी नहीं कर सकती। इसका कारण यह है कि बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। वह घर के बाहर और घर के भीतर तथा एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ान भर सकती है। अर्थात बाहर वास्तविक रूप से वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ सकती है, और भीतर अर्थात काल्पनिक या वैचारिक रूप से वह दूर दूर के स्थानों तक उड़ान भरने की कल्पना कर सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो चिड़िया क्या जाने यहाँ प्रश्नालंकार है, और उपमेय कविता द्वारा उपमान चिड़िया का तिरस्कार किया गया है, तो यहाँ प्रतीप अलंकार भी है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, लेकिन जब कविता कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है तो सारे संसार और भूत वर्तमान भविष्य तथा चेतन अचेतन एवं अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक विचरण करती है। अर्थात कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। चिड़िया कविता की इस असीमित उड़ान को नहीं जान सकती, अर्थात वह उसकी अनुभूति नहीं कर सकती। अच्छा साहित्य सारे संसार में और लंबे कालखंड तक पढ़ा जाता है। इस प्रकार वह कालजयी बन जाता है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता की तुलना फूल के खिलने से करते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार फूल खिलता है, उसी प्रकार कविता भी खिलती है, अर्थात कविता रचकर पूर्ण होती है। लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फूल के खिलने की तुलना कविता से नहीं की जा सकती, क्योंकि पूर्ण विकसित फूल और पूर्ण रचित कविता के प्रभाव क्षेत्र में व्यापक अंतर होता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, खिले हुए पुष्प की सुगंध की एक निश्चित सीमा होती है। एक निश्चित क्षेत्र को ही उसकी सुगंध महका सकती है। वह घर के अंदर, बाहर तथा आसपास के कुछ घरों तक ही अपनी सुगंध फैला सकती है, और वह खिलकर कुछ दिनों तक ही अपनी सुंदरता को भी बनाए रख सकता है। एक निश्चित अवधि के बाद फूल मुरझा जाता है, उसके साथ ही उसकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता रूपी पुष्प जब खिलता है, अर्थात जब कविता रचकर पूर्ण हो जाती है, तो वह अपने आनंद रूपी सुगंध से सारे संसार को अनंत काल तक आनंदित करती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कविता रूपी पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। अर्थात एक अच्छी कविता जब रचकर पूर्ण होती है तो असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ी जाती है, फिर भी उसकी आनंद रूपी सुगंध कभी कम नहीं होती।
अच्छा साहित्य अनंत काल तक संसार को आनंदित करता रहता है, अर्थात कविता रूपी पुष्प न कभी मुरझाता है, न उसकी सुगंध कम होती है। बिना मुरझाए हमेशा महकते रहने के इस रहस्य को फूल नहीं जान सकता। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता की तुलना बच्चों के खेल से करते हुए कवि ने कहा है कि कविता बच्चों के खेल के समान होती है, क्योंकि बच्चों के खेल सीमाओं में नहीं बंधे होते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, बाहर भौतिकता या वास्तविकता तथा भीतर अर्थात भावात्मकता या काल्पनिकता में उनके खेल इस घर और उस घर अर्थात जाति पाति और क्षेत्रीयता के बंधन में नहीं बंधे होते हैं। उनके खेल में तो भूत वर्तमान भविष्य और जड़ चेतन सभी समाहित होते हैं। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस प्रकार बच्चे बिना किसी भेदभाव के सब घर एक कर देते हैं, अर्थात सब में एकता स्थापित कर देते हैं, उसी प्रकार कविता भी भेदभाव और समय की सीमाओं में नहीं बंधी होती है और सभी को एकता के सूत्र में बांधने की सामर्थ्य रखती है। एकता स्थापित करने की यह कला कविता और बच्चों के खेल में ही हो सकती है। अब इसका काव्य सौंदर्य। पहला, कवि ने कविता के अस्तित्व पर उठी शंकाओं को निराधार सिद्ध करके उसके उज्जवल भविष्य का संदेश दिया है। दूसरा, कविता की व्यापकता का वर्णन तथा उसके कालजयी होने का सुंदर प्रस्तुतिकरण है। तीसरा, कवि की अभिव्यक्ति शैली और चिंतन की मौलिकता व्यक्त हुई है। चौथा, यह कविता छंद मुक्त है, लेकिन इसमें लय और गति विद्यमान है। पांचवा, अनुप्रास अलंकार, प्रश्नालंकार तथा प्रतीप अलंकारों की सुंदर योजना है। छठवां, भाषा सरल, व्यावहारिक और खड़ी बोली है। इस कविता पर आधारित प्रश्न। पहला, कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि ने फूलों के खिलने को कवि की कविता से कम आंका है, क्योंकि फूलों के खिलने और उनके सुगंध फैलाने की एक निश्चित सीमा है। फूल कुछ दिनों तक ही खिला रहता है और जब तक खिला रहता है तभी तक उसकी सुंदरता बनी रहती है और तभी तक वह सुगंध भी बिखेरता है। मुरझाने के बाद उसकी सुंदरता और उसकी सुगंध दोनों समाप्त हो जाते हैं, जबकि कवि की कविता की ऐसी कोई सीमा नहीं होती। वह हमेशा अपने रस सुगंध से सबको आनंदित करती है, वह कभी मुरझाती नहीं है। दूसरा प्रश्न, कविता की तुलना किससे की गई है और किस रूप में? उत्तर, कवि ने कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान, फूलों के खिलने और बच्चों के खेल से की है। चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने से कविता को श्रेष्ठ बताकर कवि ने बच्चों के खेल से उसकी पूर्ण तुलना की है कि जिस प्रकार बच्चों के खेल में जड़ चेतन, भूत वर्तमान भविष्य सभी बिना किसी भेदभाव के समाहित होते हैं, ऐसे ही कविता भी सबको एकता के सूत्र में बांध देती है। प्रश्न 3, सब घर एक कर देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सब घर एक कर देने का अभिप्राय है सब में एकता स्थापित करना और कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करना। चौथा प्रश्न, कविता को फूल और बच्चे के समानांतर किस रूप में रखा गया है? उत्तर, कविता को फूल और बच्चे के समानांतर रखने का कारण यह है कि जिस प्रकार फूल अपनी सुगंध से सबको आनंदित करता है, इसमें वह कोई भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार कविता भी अपने रस से सभी को एक समान आनंद प्रदान करती है और बच्चों के खेल भी निश्चल होते हैं, उनमें भी कोई भेदभाव नहीं होता है।